बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनी को आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि यहाँ पर उस कंपनी को रखा गया है जो अपने इनकॉर्पोरेशन यानी कि जो जो अपना कारोबार शुरू करते हैं उनके बारे में, वो कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं, किस तरीके से वो बनाए जाते हैं। बच्चा सबसे पहला है रॉयल चार्टर कंपनी। ये पूरा वर्ल्ड का पहला कंपनी है बेटा। ये कंपनी पहले आपको याद होगा, पहले ज़माने में लोग राजा होते थे, बादशाह होते थे। तो राजा बादशाह जो कंपनी तैयार करते थे उसको कहते थे रॉयल चार्टर कंपनी। उसका एग्जाम्पल है बेटा द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये रॉयल चार्टर बैंक है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई सरकार ने नहीं बनाया, इसे पहले के राजा लोग तैयार करते थे। तो यहाँ लिखा है बेटा ये कंपनी ब्रॉन आउट। इस कंपनी का जन्म होता है कब? सोबर ग्रेन और द क्रॉन। क्रॉन मतलब आप समझ गए। सोबर ग्रेन का मतलब होता है बेटा वहाँ के राजा बादशाह, ये लोग इस कंपनी को तैयार करते थे। तो ये कंपनी अब कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि जहाँ रॉयल चार्टर कंपनी आ जाए वो कंपनी वहाँ के सरकार नहीं बनाते, वो कंपनी वहाँ के राजा और बादशाह बनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है बेटा। स्टेशनरी कंपनी बहुत इम्पोर्टेंस बेटा। स्टेशनरी कंपनी वो कंपनी है बेटा जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं चलती। ये कंपनी जो है इसे तैयार करती है पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बेटा ये कंपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्पेशल एक्ट। दिस आर द कंपनी फॉर्म बाय द मीन्स बाय द स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस का मतलब स्पेशल एक्ट के जरिए पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया जाता है बेटा, कानून, उस कानून के तहत ये कंपनी बनती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी कंपनी। भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये स्टेशनरी कंपनी है, इसे पार्लियामेंट ने बनाया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारी स्टेशनरी कंपनी है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया था, ये भी स्टेशनरी कंपनी है। तो एमसीक्यू में स्टेशनरी कंपनी बहुत ज़्यादा आती है बच्चों। तो आज के बाद स्टेशनरी कंपनी याद रखना कि ये कंपनी स्पेशल एक्ट के जरिए बनाई जाती है, या एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब कोई कानून पास किया जाता है और उस कानून के हिसाब से कोई कंपनी बन जाए बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेशनरी कंपनी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और भी एक है बेटा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद है बेटा रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी बेटा वो होता है जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। कंपनी का डिफिनेशन आपको याद होगा, सेक्शन 220 में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि रजिस्टर्ड कंपनी आर द कंपनी विच गेट रजिस्टर्ड अंडर द स्टैट्यूट ऑफ कंपनी एक्ट। मतलब इसमें जितनी भी कंपनी है सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है कंपनी एक्ट के अंदर। जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो इस कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, और ये कॉपी देता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रार जो होते हैं वो इस ऑफिसर ये कॉपी देते हैं, ताकि ये कॉपी मिलने के बाद तभी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है बेटा जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है कंपनी एक्ट 2013 में। और याद रखो कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बेटा ये कंपनी को सर्टिफिकेट दिया जाता है इनकॉर्पोरेशन का। अब आते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में हम लोग आते हैं तो बेटा इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइबिलिटीज़ के बेस में कंपनी बताइए।
इसमें से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और 2 नंबर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंस है। तो चलो बात करता हूँ। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है बेटा, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो आपकी लाइबिलिटीज वो शेयर तक होंगी। तो देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ दिस टाइप्स ऑफ कंपनी आर मेंशन, इनकी सेक्शन याद रखना सेक्शन 222 है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछती है बेटा। The liabilities of the member of such company based upon the number of share unpaid, ये वाली बातें को थोड़ा ध्यान रखना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में बोला गया है कि कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी का शेयर खरीदा है और उसका कुछ पैसा बाकी है तो वो उसकी लाइबिलिटीज होगी, जहाँ तक पैसा बाकी है वहाँ तक। अब इसमें बात को थोड़ा सुनो बेटा। मान लो बेटा मैंने शेयर खरीदा, उसकी दाम है 100 रुपया, लेकिन बेटा मैंने 80 रुपया ही दिया है। तो बेटा मेरे को और कितना देना होगा? मेरे को और देना होगा 20 रुपया। तो मेरी लाइबिलिटीज जो बनी कहाँ तक का बनी? 20 रुपया। तो याद रखोगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि इसमें जो शेयर होल्डर है उसका लाइबिलिटीज जो होगा वो कहाँ तक होगा? अनपेड। कहाँ? अनपेड तक। 100 में 80 रुपया अगर हम दे दिए तो मेरे ऊपर कोई कर्जा है? नहीं है। तो मेरा कर्जा हुआ कितना बेटा? मेरा कर्जा हुआ 20, क्योंकि 20 अभी तक हम दिए नहीं है। इसी को बोला गया नंबर ऑफ शेयर केप्ट अनपेड। अगर वो अपने पास शेयर रखा है और वो अनपेड है, मतलब अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो इसकी लाइबिलिटीज वहीं तक होंगी 20 रुपये तक। लेकिन ये बताइए अगर वो 20 रुपया चुका दिया और पूरा पेमेंट कर दिया तो क्या उसकी कोई लाइबिलिटीज बनेगी? नहीं, उसकी लाइबिलिटीज हो जाएगी नील। अब देखिए यहाँ पर ही मैंने लिखा है वंस द पेमेंट टुवार्ड द सिक्योरिटीज मेड बाय द शेयर होल्डर मेंबर देयर इज नो लाइबिलिटीज। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। एक बार अगर वो पेमेंट कर दे, सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर बेटा, अगर उसका पेमेंट अगर शेयर होल्डर कर दे और कोई पैसा बाकी ना हो तो बेटा उसकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? नील। तो एमसीक्यू में पूछता है बेटा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में ये लैंग्वेज पूछेगा कि ये बताइए कि इसके जो मेंबर है यानी कि शेयर होल्डर, उसकी लाइबिलिटीज कहाँ तक होंगी? तो आपका आंसर होगा अनपेड वैल्यू तक। क्या होगी? अनपेड वैल्यू तक। लेकिन अगर उसने एक बार पूरा पेमेंट कर दिया तब उसकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? नील, नो लाइबिलिटीज होंगी। अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब है कि यहाँ पर जो मेंबर है वो गारंटी ले रहा है बेटा। जैसे मान लो एक मेंबर है कंपनी का, वो गारंटी ले रहा है कि हम 1 लाख तक का बोझ उठाएंगे। वो कह रहा है कि हम 1 लाख तक का बोझ उठाएंगे, यानी कि अगर कंपनी का कर्जा हुआ तो वो कर्जा कितना तक चुका सकता है? 1 लाख तक। तो उसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कर्जा चुका दूंगा 1 लाख तक। दिस टाइप्स ऑफ कंपनी मेंशन सेक्शन 221। ये सेक्शन 221 में बोला गया है कि कंपनी वेयर द लाइबिलिटीज इज लिमिटेड बाय द गारंटी, इट मीन्स दैट the member of the company has agreed the memorandum of association to repay the same amount during the winding of the company। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि where the liabilities is limited by guarantee, इसका मतलब ये है the member of the company, जो कंपनी के मेंबर है वो आपस
बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब हुआ कि यहाँ जो मेंबर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि जितना भी कर्जा होगा कंपनी का हम चुका देंगे। मतलब कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर रहा है, जितना भी कर्जा होगा हम चुका देंगे। उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी। देखो इसका सेक्शन 292 में है, डू नॉट हैव ए कैपिटल ऑन अ अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। इसमें कैपिटल जितना लाया है वो लायबिलिटीज नहीं होगा। एड ऑन दियर मेंबर इन केस द कंपनी हैज़ टू रीपे एनी डेट। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कर्जा हो उसको मेंबर अगर चुका देता है तो उसको कहलाया जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। यानी कि लिमिटेड गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ एक ही है। वहाँ गारंटी का मतलब था अमाउंट फिक्स था कि इतना तक का ही कर्जा चुकाएंगे, और इसमें बेटा आप कोई भी डेट चुकाने को तैयार हो तो वो हो जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। बस इतनी ही बात इसको याद रखना है। अब आगे चलिए, तीसरा नंबर है बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर के बेस में 3 कंपनी है बेटा। एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी, एक है ओपीसी। ओपीसी हम अलग से आपको दे चुके हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से 2 कंपनी हम लिए हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक है ओपीसी। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी बहुत पॉपुलर होता है एमसीक्यू में। सबसे पहली बात है पब्लिक कंपनी के बारे में। वो है नंबर ऑफ ऑनर। ये बहुत इम्पोर्टेंस है बेटा कि जो पब्लिक कंपनी है उसको याद रखना पड़ेगा, इसका मिनिमम मेंबर 7 होगा और मैक्सिमम होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोलने का मतलब बेटा जितना शेयर है उतना मेंबर हो सकता है। अगर मान लो पब्लिक कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, उसका 1 लाख मेंबर हो सकता है। इसीलिए इसका मेंबर होगा अनलिमिटेड, नो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि अनलिमिटेड मेंबर होगा। एकदम मुंजवानी याद रखना कि पब्लिक कंपनी का मिनिमम 7 मेंबर होगा और मैक्सिमम जो होगा अनलिमिटेड होगा। उसका वजह क्या है बेटा? उसका वजह यह है कि जितना शेयर होगा वहाँ तक उसका मेंबर होगा। इसीलिए बेटा इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन बेटा हमारी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 मेंबर तो होगा ही होगा और मैक्सिमम 200 होगा। ये 200 जो मेंबर होगा इसमें एम्प्लॉय शामिल नहीं होगा, याद रखना, सब होगा शेयर होल्डर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यू के लिए पॉइंट, मेंबर वाला ये और ये। दूसरा नंबर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बेटा, शेयर कैपिटल जो है बेटा पब्लिक कंपनी का, उसमें नंबर ऑफ शेयर जो है ओन बाय द 1%। मतलब इसमें जो शेयर है हर एक आदमी अपने पास रख सकता है। और इसमें भी वही बात है बेटा, तो ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में बेटा सबसे पहली बात है कि पब्लिक कंपनी अपना शेयर पब्लिक को बेच सकता है, और पब्लिक के पास अगर ये शेयर है तो पब्लिक ये शेयर किसी को दे सकता है, फ्री ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। द मेंबर ऑफ फ्री ट्रांसफ़र दियर शेयर टू द अदर पर्सन। आप आसानी से किसी को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी अदर पर्सन को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों प्राइवेट कंपनी में बेटा आप शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक। अगर आप करते हो तो गैर कानूनी है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि पब्लिक कंपनी में शेयर का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। यानी कि अगर आपके पास शेयर है तो आप वो शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो अदर पर्सन को,
प्राइवेट में पॉसिबल नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक। शेयर प्रोस्पेक्टस होती है जिसमें कंपनी अपने पूरी जानकारी देती है, तो पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है बच्चे, याद रखना। प्रोस्पेक्टस क्या है, इसमें अलग से एक चैप्टर है, लेकिन जान लीजिए प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कंपनी अपनी जानकारी पब्लिक को देती है। इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी, जहां पर कंपनी प्रोस्पेक्टस के जरिए पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए और मेरा शेयर सब्सक्राइब करिए, यानी कि मेरा शेयर खरीदिए। तो ये काम पब्लिक कंपनी करती है प्रोस्पेक्टस इशू करने का, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। अब ये भी एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। बेटा पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15। तो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और उसका भी मैक्सिमम होना चाहिए 15। तो मैक्सिमम दोनों में सेम है, लेकिन मिनिमम इसमें 3 और उसमें 2। नेम ऑफ द कंपनी, बेटा जो पब्लिक कंपनी है वो नाम के आखिरी में एक वर्ड लगाएगा लिमिटेड, अब प्राइवेट वाले को लास्ट में लगाना पड़ेगा नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड। फंड राइजिंग, पब्लिक कंपनी आसानी से अपना फंड कलेक्ट कर सकता है शेयर बेच करके, क्योंकि पब्लिक इनकी शेयर खरीदेंगी तो कंपनी के पास फंड आ जाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी को फंड कलेक्शन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकते, वो शेयर बेचेंगे अपने मेंबर को। इनके मेंबर लिमिटेड है 200 तक, उससे ज़्यादा नहीं है। हु कैन सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल, ये जरूरी नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। पब्लिक कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा? भाई पब्लिक खरीदेगा। और पब्लिक इनका शेयर खरीदेगा नहीं, इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। तो बेटा ये इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखो। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, बेटा डोमिसाइल के हिसाब से आपको कंपनी को बांटना। फॉरेन कंपनी बहुत बार बेटा एग्जाम में आ रहा, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? बेटा कंपनी जो इंडिया के बाहर हो, जो कंपनी इंडिया के बाहर हो लेकिन उसका रजिस्टर्ड प्लेस इंडिया में हो, याद रखोगे, चाहे वो रजिस्टर्ड फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कि ऑनलाइन हो, उस कंपनी को आप हमेशा बोलोगे बेटा फॉरेन कंपनी। इनकी सेक्शन है 242 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो फॉरेन कंपनी वो है बेटा जो इंडिया के बाहर है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो चुका है, या तो वो फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उस कंपनी को आप बोलोगे फॉरेन कंपनी। उस कंपनी को क्या बोलोगे आप? फॉरेन कंपनी। सेकेंड है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी उसको बोलोगे जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होता है, उसका एक्ट है 220, वो है इंडियन कंपनी। तो ये ज़्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, फॉरेन कंपनी आता है बेटा, इसको याद रखना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मिसलेनियस फैक्टर। अब आइए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी उसको बोलोगे बेटा जिसमें सरकार का हिस्सा मिनिमम 51% हो, ये बात याद रखना। सरकारी कंपनी में सरकार का हिस्सा कितना होना चाहिए? 51% कम से कम होना चाहिए, और 51% से कम नहीं। अच्छा, यहाँ सरकार की बात करोगे तो सरकार हो सकता है दोनों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और ये दोनों का मिलाकर होना चाहिए 51%। तो बस इतनी बातें याद रखना है बेटा। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी कहलाएगी जिसमें सरकार की हिस्सा 51% हो
और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। एसोसिएट कंपनी, ये नया कंपनी है बेटा, जो कंपनी एक 2013 में आया। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में इसके बारे में डिफिनेशन दिया गया है कि एसोसिएट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें दूसरा कंपनी का कब्जा होता है, जिसमें दूसरा कंपनी का हिस्सा होता है 20% तक। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होता है बेटा जिसमें दूसरा कंपनी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है जो अपना इफेक्ट डाल सकता है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कभी एग्जाम में आए पूछे कितना परसेंट होता है तो 20%। तो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें दूसरा कंपनी का हिस्सा बेटा 20% होता है, लेकिन ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हम रिलायंस कंपनी है और मेरा 20% हिस्सा है बिग बाजार में, तो बिग बाजार में बिग बाजार मेरे लिए हो जाएगा एसोसिएट कंपनी, क्योंकि उसमें मेरा हिस्सा कितना है 20%, यानी कि उसमें हम कम से कम 20% अपना हिस्सा रखे हैं। तो हमारे लिए हम रिलायंस और मेरा 20% हिस्सा है बिग बाजार में, तो बिग बाजार को आप एसोसिएट कंपनी बोलोगे। बिग बाजार मेरा सहायक कंपनी है, हम बिग बाजार के साथ कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस को भारत में बोला गया जॉइंट वेंचर कंपनी। डोरमेंट कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट बेटा, ये ऐसा कंपनी होता है जो कोई काम नहीं करता है, लेकिन किसी चीज़ का देखभाली करता है, उसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म अंडर सेक्शन 445 टू होल्ड द एसेट। इसका काम होता है खाली एसेट को अपने पास रखना, विच में भी फिजिकली या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो एसेट हो सकता है लैंड बिल्डिंग हो, या हो सकता है वो एसेट कोई कीमती हो या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। उस एसेट को अगर वो अपने पास रखता है, हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। याद रखना बेटा, ये कोई लेन देन नहीं करता है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इसका नहीं होता है। इसका काम खाली होता है एसेट को देखभाल करना, अपने पास रखना, उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी में बेटा ये दो बातें याद रखना कि एक ऐसा कंपनी होता है जो अपने पास एसेट रखता है, चाहे वो फिजिकली फॉर्म में हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, लेकिन बेटा इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि ये रोज लेन देन सामान खरीदना बेचने का काम नहीं करता है, बस अपने पास एसेट को होल्ड करके रखता है, आराम करता है। तो बच्चों को